विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है, आगे वाला टॉपिक है, चैप्टर नंबर 6 है विज्ञान में। आपका स्वागत। प्रारंभ करते हैं। तो पादपों में जल अवशोषण एवं प्रसारण। पौधों में जल अवशोषण कैसे होता है, कौन सी विधि के द्वारा होता है, कौन से भाग लेते हैं और क्या इसकी क्रिया विधि है, किस प्रकार से जड़ों से लेकर के और जल पत्तियों तक पहुंचता है भोजन बनाने के लिए, पेड़ पौधे कैसे कार्य करते हैं। तो पहला पॉइंट है, मुख्य जो पेड़ पौधों को जो जल प्राप्त होता है, फसल को या पेड़ पौधों को, तो वर्षा का जल प्राप्त होता है। यहाँ पर जो वर्षा का जल है, मुख्य रूप से जो वर्षा का जल प्राप्त होता है वह जल, उसमें क्या है, पहला जो पेड़ पौधों पर बरसता है तो पहला इसका प्रकार हो जाता है जल का अपवाहित जल। अपवाहित जल क्या है, इसको रनवे वाटर कहते हैं। अपवाहित जल को रनवे वाटर कहते हैं, अर्थात जो भी पेड़ पौधे के पत्तों पर पड़ता है, ऊपर पड़ता है, तने से लेकर के, शाखाओं से लेकर के, जड़ में, जमीन में नहीं जाता बल्कि बह के बाहर निकल जाता है, इसको रनवे वाटर कहते हैं। रनवे वाटर मतलब आता है और आके पेड़ के द्वारा नीचे बह करके बाहर चला जाता है, इसको रनवे वाटर कहते हैं। दूसरा प्रकार है इसका गुरुत्वीय जल। गुरुत्वीय जल बता देते हैं, रनवे वाटर। इसके बाद है गुरुत्वीय जल। जो भी पानी बरसता है, माने कि ये पानी बरसता है और वह जमीन के अंदर चला जाता है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति कारण जमीन के अंदर चला जाता है, इसे कहते हैं इसको गुरुत्वीय जल। पहला अपवाहित जल बरसता है और पेड़ पौधों के जड़ में अंदर नहीं जाता, मिट्टी में नहीं जाता है, जबकि यह बाहर दौड़ के चला जाता है, निकल जाता है नालियों में, नदी की तरफ, खेत के बाहर निकल जाता है, इसे रनवे वाटर कहते हैं। और दूसरा है जो है जल बरसता है पेड़ पौधे से होकर जमीन के भीतर नीचे चला जाता है। तो दो प्रकार का जल हो गया, एक तो हो गया अपवाहित, एक गुरुत्वीय जल। तीसरा पॉइंट है बंद वाटर। बंद जल। बंद जल क्या है, मिट्टी के कण छोटे छोटे पाए जाते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। इन पदार्थों के भीतर जल आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है H2, ये इसमें बंद हो जाता है, अंदर चला जाता है। तो ये तीनों प्रकार का जल पेड़ पौधे के काम का नहीं होता। मुख्य जल है वो है, आगे वाला प्रकार है वह कहते हैं केशिका जल। कोशिका शब्द नहीं है, केशिका जल है। केशिका जल क्या है, कैपिलरी वाटर है, माने मिट्टी के जो कण हैं छोटे छोटे, उन बीच में जो अंतराकोशिक अवकाश होता है, ये वाला जो अंतराकोशिक अवकाश है, जो खाली स्थान है कणों के बीच में, मिट्टी के कण हैं, उन मिट्टी के कणों के बीच में जो खाली स्थान है उसमें जो जल पाया जाता है उसको केशिका जल कहते हैं, कैपिलरी वाटर कहते हैं। तो ये कैपिलरी वाटर ही, ये ही पेड़ पौधों के काम का होता है। लगभग ये 2%, 2 से 3% का जल होता है जो बरसता है, या ऊपर से डालेंगे तो 2 से 3% जल केशिका जल होता है। यही पेड़ पौधों के काम का होता है। मिट्टी के कणों के, 2 कणों के, 4 कणों के मध्य में पाया जाता है, उसे केशिका जल कहते हैं। और यही पेड़ पौधों के काम का होता है। ये इसके बाद आगे इसमें कौन से अंग होते हैं, तो जल ये अवशोषित करने वाले अंग कौन से होते हैं, तो एक होता है शैवाल, एक है ब्रायोफाइटा, और बाकी सभी विकसित पौधे, आवृतबीजी अन्य जो पौधे हैं वह। तो शैवाल में क्या होता है, सभी कोशिकाओं से होता है, शैवाल के शरीर की सभी कोशिकाएं हैं, उससे जल का अवशोषण होता है। तो ये मुख्य, इसमें कोई विशेष अंग नहीं है। शैवाल जो होते हैं थैलोफाइटा में है, इनमें सभी अंग जल का अवशोषित करते हैं। ब्रायोफाइटा जो होता है उसमें मूलाभास पाए जाते हैं। मूलाभास क्या है, जड़ की तरह कार्य करने वाला, छोटे छोटे रेशेदार संरचना हो जाती है, इसको मूलाभास कहते हैं। और यही
जल अवशोषण का कार्य करता है। बाकी में क्या होता है, जो विकसित हैं उनमें एक जड़ पाई जाती है और जड़ मुख्य रूप से जल का अवशोषण करती है। जल, खनिज, लवण। जड़ के मुख्य दो कार्य हैं। पहला कार्य है पौधे को सीधा स्थिरता प्रदान करना, मिट्टी में, जमीन में खड़ा रखना, और दूसरा पॉइंट है खनिज लवण जल अवशोषण करना, जिससे पौधे तक, पत्तियों तक पहुंचाना। अब जड़ के भाग क्या क्या होते हैं इसके बारे में आपको बताऊं तो जड़ का चित्र बता रहा हूं मैं यहाँ पर। पहले जमीन है, आगे ये वाली जड़ है, ये यहाँ पर ये मूल वो रूट कैप कहते हैं इसको। इसके बाद इतना वाला क्षेत्र है वह है कोशिका विभाजन क्षेत्र। कोशिका विभाजन क्षेत्र। इसके बाद इतना वाला है, ये है दीर्घाकरण। कोशिका का जो कोशिका बढ़ती है, कोशिका दीर्घाकरण क्षेत्र। इसके बाद यहाँ पर ये मूल रोम पाए जाते हैं। ये वाला पूरा क्षेत्र है मूल रोम क्षेत्र है। मूल रोम पाए जाते हैं। तो इतना जो जड़ का, जो जड़ के भाग हैं, सबसे शीर्ष भाग है, जो शीर्ष भाग है नीचे जमीन में जाता है, मूल को कहते हैं, रूट कैप कहते हैं। यह है ये जड़ जो भाग है, शीर्ष भाग, ये गति करेगा नीचे, तो मिट्टी के कण की रगड़ के द्वारा यह जड़ का भाग नष्ट नहीं हो, इसलिए एक कैप के समान संरचना पाई जाती है। इसको मूल गोप कहते हैं, जिससे पेड़ पौधों में यह सुरक्षित जड़ को बनाए रखता है। यह मुख्य रूप से जलीय पौधों में नहीं पाया जाता। ये मुख्य ये सॉइल है, समुद्र में पादपों में पाया जाता है, मिट्टी पाए जाते हैं। तो पहला भाग है मूल ग्रुप क्षेत्र। ऊपर चलते कोशिका विभाजन होती रहती, समसूत्री कोशिका विभाजन होता रहता है, कोशिका विभाजन क्षेत्र है। इसके बाद है कोशिका दीर्घाकरण क्षेत्र है। इसके बाद मूल क्षेत्र है, और यह फिर परिपक्वन क्षेत्र आ जाता है, मैचुरेशन क्षेत्र, परिपक्वन। ये परिपक्वन क्षेत्र है। ऐसे भाग होता है। तो मुख्य भाग होता है ये जल अवशोषण के लिए मूल रोम वाला भाग। जो मूल रोम वाला भाग है वही मुख्य रूप से अवशोषित करता है, और ये मूल रोम के द्वारा ही जल अवशोषित। बाकी अगर सॉइल में, मिट्टी में मूल रोम वाले जो यहाँ से इतना क्षेत्र है, माने कि इतना क्षेत्र है, तो इस क्षेत्र में जल होना आवश्यक है। मूल रोम वाले क्षेत्र में जल आवश्यक है, तो ये पेड़ पौधे जल को अवशोषित कर पाए जाएंगे। यहाँ होगा, अन्य भाग में होगा तो जल अवशोषित नहीं कर पाएंगे। तो मूल रोम वाले क्षेत्र से ही ये कोशिकीय होते हैं, ये इसके द्वारा जल का अवशोषण होता रहता है। आगे वाला पॉइंट है जल मार्ग। जल मार्ग किस विधि के द्वारा, किस मार्ग के द्वारा गति करता है, तो ये जल मार्ग में आपको बताना पड़ेगा कि जल मार्ग क्या है, किस मार्ग के द्वारा जाती। तो मैंने कोशिका का चित्र बनाया। जल मार्ग में दो तरह से होता है। एक तो होता है एपोप्लास्ट। एपोप्लास्ट क्या है, जो मैंने आपको चित्र बताया था कोशिका का भी, कोशिका भित्ति पाई जाती है। इसके बाद दूसरी संरचना पाई जाती है, इसके बाद रिक्त स्थान है, ऐसे इसको बांटा गया। तो जो पहले कोशिका भित्ति है, इस कोशिका भित्ति से ये दूसरी कोशिका भित्ति है, इसमें गति करेगा। माने ये आएगा यहाँ से, कोशिका भित्ति जाएगा, फिर दोबारा यूं करके जाएगा, फिर दोबारा कोशिका भित्ति पर। एपोप्लास्ट का अर्थ होता है एक कोशिका से दूसरी कोशिका में
कोशिका भित्ति के द्वारा जल एक कोशिका से दूसरी कोशिका में, दूसरी कोशिका से तीसरी में, चौथी में, ऐसे कोशिका भित्ति के द्वारा चला जाता रहता है। और दूसरा प्रकार है ये एपोप्लास्ट है, अंग्रेजी में लिखा है एपोप्लास्ट। एपोप्लास्ट है। आगे वाला भाग है सिम्प्लास्ट। सिम्प्लास्ट क्या है? एक कोशिका माने कि ये कोशिका है और दूसरी कोशिका ये है, इसमें एक कोशिका एक और ये दूसरी कोशिका भी, यानी कि दोनों के बीच में जीव द्रव्य तंतुओं के संरचना पाई जाती है। इसे कहते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा हिंदी में लिख ले रहे हैं इसको, प्लाज्मोडेस्मेटा। 11वीं क्लास में पढ़ चुके हैं, 11वीं क्लास में भी आ चुका है कि एक कोशिका दूसरी कोशिका में जीव द्रव्य तंतु पाए जाते हैं। इन तंतुओं के द्वारा एक कोशिका दूसरी कोशिका से जुड़ी रहती है, इनको प्लाज्मोडेस्मेटा कहते हैं। तो सिम्प्लास्ट में क्या है? इसमें कि एक कोशिका से दूसरी कोशिका में, ये जो बताया है मैंने, ये सिम्प्लास्ट के द्वारा या प्लाज्मोडेस्मेटा के द्वारा जल एक कोशिका से दूसरी कोशिका में चलता रहता है। ऐसे ही वह धीरे धीरे गति करता रहता है और आगे बढ़ता रहता है। आगे वाला पॉइंट है रिक्तकी। ये पहला प्रकार, दूसरा ये, तीसरा पॉइंट है रिक्तकी स्थान। जो खाली स्थान होते हैं उनके द्वारा गति करता है। रिक्तकी माने जो बीच में केंद्र में भाग होता है। पौधे की कोशिका में रिक्तिका बड़ी होती है, इसलिए केंद्र सामान्यतः जंतु पादप कोशिका में पादप कोशिका में रिक्तिका बड़ी होती है, इसलिए केंद्रक थोड़ा साइड में होता है, जब जंतु कोशिका में केंद्र के बीच में होता है। तो ये रिक्तिका पाई जाती, खाली स्थान पाया जाता है। इस खाली स्थान के द्वारा ही एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जल गति करता है। तो ये 3 प्रकार हुए, एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट और रिक्तिकी। आगे वाला पॉइंट इसमें है क्रियाविधि। क्रियाविधि क्या है इसके बारे में बताऊं इधर। क्रियाविधि में एक पॉइंट है निष्क्रिय क्रियाविधि। क्रेमर वैज्ञानिक हुए, क्रेमर, उन्होंने बताया, क्रेमर ने, कि एक निष्क्रिय होती है और एक सक्रिय होती है। निष्क्रिय में क्या होता है, माने कि पत्ती का चित्र बता देते हैं। पत्ती में जो पीछे हिस्सा में पर्णरंध्र पाए जाते हैं, पर्णरंध्र पाए जाते हैं, इसे स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा के नाम से जानते हैं विद्यार्थी। स्टोमेटा पाए जाते हैं, पर्णरंध्र, पत्तियों में रंध्र पाए जाते हैं। इसके द्वारा जल वाष्प के रूप में बाहर निकलता है। पर्णरंध्र के द्वारा जल वाष्प के रूप में निकलता है। वाष्पोत्सर्जन क्रिया आगे टॉपिक तो बताएंगे वाष्पोत्सर्जन, लेकिन यहाँ पर समझना है कि पर्णरंध्र के द्वारा जल वाष्प के रूप में बाहर निकलता है, जिससे जल एक चैन बन जाती है, जिससे यह निष्क्रिय, इसमें ऊर्जा व्यय नहीं होती। इसका मेन पॉइंट है, इसमें ऊर्जा व्यय नहीं होती है। ऊर्जा का इसमें व्यय नहीं होता और यह जल एक कोशिका से दूसरी कोशिका में चलता रहता है। निष्क्रिय के द्वारा होता है, पर्णरंध्र के द्वारा होता है, पत्तियों में पाए जाते हैं और इसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। आगे वाला पॉइंट है सक्रिय। सक्रिय क्या है? सक्रिय जड़ों वाले भाग में होता है और जड़ों वाले भाग में क्या होता है, एक दाब कार्य करता है, बल, जैसे एक छोटा सा रूट प्रेशर लगता है। एक जड़ दाब कार्य करता है और जड़ दाब के द्वारा जल धीरे धीरे नीचे से ऊपर की ओर चलता है और जड़ के द्वारा, इसमें जड़ की सक्रिय भूमिका होती है। पहले वाले पत्ती की भूमिका निष्क्रिय में, और इसके लिए ऊर्जा आवश्यकता रहती है। ऊर्जा इसमें आवश्यक है, इसमें ऊर्जा आवश्यक रहती है।
इसमें ऊर्जा आवश्यक रहती है और ऊर्जा के द्वारा यह रूट के द्वारा इसमें ये चलता रहता है। इस प्रकार से निष्क्रिय और सक्रिय के द्वारा जड़ों से जल एक दूसरे से ये चलता रहता है। अब जल अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। प्रभावित करने वाले कारक। अवशोषण है, अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। अवशोषण को प्रभावित करने वाला पहला कारक है प्राप्त जल। कितना जल प्राप्त होता है पेड़ पौधों में, जितना जल मिट्टी में जितना जल प्राप्त होता है वह कितनी मात्रा में जल प्राप्त हो रहा है, वह जल प्राप्त के आधार पर यह प्रभावित करता है। कितना जल प्राप्त हो रहा है। तो यदि नमी नहीं है, खेत में पानी नहीं दिया जा रहा है, वर्षा में के द्वारा नहीं प्राप्त हुआ है, तो यह जल अवशोषित करते हैं, और अगर नहीं है तो कम कर पाते हैं, जिससे इसमें जल के आधार पर भी मुरझान आती है, एक टेम्परेरी और एक परमानेंट मुरझान। तो ये पहला ये मुख्य पॉइंट है, कितना जल किसी प्राप्त हो रहा है उसको, उसके आधार पर इसको दिया जा रहा है। आगे वाला पॉइंट है मृदावातन। मृदावातन का तो होता है सॉइल एयर। मिट्टी के कणों के बीच में जैसे मिट्टी का यदि अनुपात किया जाए तो मिट्टी में क्या होता है, मृदा जल, मृदा वायु और कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक, ये मृदा का संगठन है। मृदा का संगठन। मिट्टी में क्या क्या पाया जाता है मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। मृदा जल है 25%, मृदा वायु है 25%, 25, और कार्बनिक है 45% और अकार्बनिक है 5%। इतना जो ये सॉइल, मृदा जल, मृदा वायु, कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ मिट्टी में, ये 25% है मृदा जल, 25% है मृदा वायु, कार्बनिक पदार्थ 45 और ये 5% अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। तो ये पदार्थ पाए जाते हैं और इसके आधार पर ये मिट्टी का संगठन बनता है। यहाँ पर समझाने वाली बात है कि ये सॉइल एयर 25%। जब तक मिट्टी में एयर नहीं रहेगी, मिट्टी में हवा नहीं है, वायु में नहीं है, तब तक यह जल अवशोषित नहीं कर पाते हैं। अधिकांशतः मैंने आपको पहले बताया भी कि ये इसका एक फैक्टर भी है कि मिट्टी में वायु अपान एक बीकर में जल लेकर के मिट्टी हाथ में लेकर के उसमें डालते बीकर में तो बुलबुले निकलते हैं। इसका अर्थ है कि अपन मिट्टी में हवा दिखाई नहीं दे रही, फिर भी पानी में डालेंगे तो बुलबुले निकलेंगे। इसको ही सॉइल एयर कहते हैं। तो सॉइल एयर के द्वारा ही जल अवशोषित करते हैं। किन्हीं कारणों बस जलाक्रांत एरिया हो गया, पानी भरा रह गया, पानी भरा है और खाली नहीं हो रहा है खेतों में से या स्थान में से जहां भी पेड़ पौधे लगे हैं, तो पेड़ पौधों में जल अवशोषण की क्षमता समाप्त हो जाएगी, जल अवशोषित नहीं कर पाएंगे, बिना मृदा एयर के जल अवशोषित नहीं कर पाते। इसको फिजियोलॉजिकल ड्राइनेस कहते हैं, कार्य की शुष्कता कहते हैं इसको। कार्य की शुष्कता के नाम से भी शॉर्ट नोट आता है, ये कार्य की शुष्कता। कार्य की शुष्कता आती है जिससे जल में रहते हुए भी पेड़ पौधे, बड़े बड़े पेड़ पौधे, पीपल के और बड़े बड़े पेड़ पौधे भी बरगद के, जामुन के सूख जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है दूसरा प्रभावित कारक है मृदा वातन।
मृदा वातन के बाद आगे वाला टॉपिक रहेगा मृदा तापमान। मृदा तापमान भी जल अवशोषण की दर को प्रभावित करता है। तापमान अधिक होगा, मिट्टी का तापमान अधिक होगा तो जल की अवशोषण क्षमता बढ़ती रहती। गर्मी में पेड़ पौधे वाष्पोत्सर्जन के द्वारा उसको बाहर निकालते रहते हैं और इस प्रकार से जल की कमी होती रहती है। आगे वाला पॉइंट है सांद्रता। सांद्रता क्या है? विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता क्या है? जो मिट्टी में जल पाया जा रहा है और उसमें खनिज लवण घुले हुए हैं तो विलयन है। तो विलयन सांद्र है, ज्यादा सांद्र है तो अवशोषण नहीं हो पाएगा। एक लिमिट है, मैंने कल ही बताया था, अंतःपराशरण के द्वारा जल अवशोषित होता है। विलायक के अणु माने जल में थोड़े जल खनिज लवण घुले हुए हैं तो वह अवशोषित होता रहता है, और ज्यादा जल की मात्रा नहीं है, जल की मात्रा कम है तो अवशोषण की सीमा कम रह जाती है। आगे वाला पॉइंट है इसमें रसारोहण। रसारोहण क्या है? इनका जो जल अवशोषित जाता है इसके साथ खनिज लवण भी जल के साथ अवशोषित होते हैं, पत्तियों तक पहुंचते हैं और यह आवश्यक रूप से पेड़ पौधों को जल पहुंचता रहता है, इसके द्वारा ये पहुंचता रहता है। तो रसारोहण में है जल के साथ जो खनिज लवण है, जल प्लस खनिज लवण जो भी होते हैं इसके साथ मिल जाते हैं और यह पौधों तक पहुंचता रहता है। इसके लिए मार्ग क्या है? रसारोहण का मार्ग क्या है? तो उन्होंने एग्जाम्पल लिया है बालसम का पौधा। एक बालसम एक होता है, पौधा होता है छोटा, बालसम के पौधे की शाखा काटते हैं। इसके इसका एक शाखा काट देते हैं और शाखा को इसमें रखते हैं। यहाँ पर एक पत्ती का चित्र बना दे रहे हैं। तो यहाँ पर सेफ्रेनिन कर रहे थे, कलर होता है सेफ्रेनिन। प्रयोगशाला में है ये सेफ्रेनिन, प्रयोगशाला का अभिरंजन के लिए कार्य करते हैं, लाल कलर का होता है। तो सेफ्रेनिन इसमें मिला देते हैं इसमें, और इसकी एक शाखा काट के रख देते, शाखा को काट देते और इसको रखते तो धीरे धीरे देखते कि जल प्रवेश करता है और जाइलम के द्वारा, जाइलम में आता है, जाइलम में क्योंकि तना काट दिया गया है तो जड़ इसमें नहीं है, तो जड़ की अभाव में जल जाइलम के द्वारा धीरे धीरे पहुंचता है, वायिकाओं के द्वारा, वायनिकाओं के द्वारा जल पहुंचता है। और पत्ती के भाग में देखते हैं तो पत्ती की सिराएं धीरे धीरे लाल होने लगती हैं। यह है रसारोहण के ये मार्ग। आगे वाला पॉइंट है इसकी क्रिया विधि क्या है? क्रिया विधि इसको यहाँ बताएं, रसारोहण की क्रिया विधि। क्रिया विधि में जैव सिद्धांत, क्रिया विधि में यहाँ पर है जैव बल सिद्धांत, इसके बाद है दूसरा और एक तीसरा, तीन है। पहला जैव सिद्धांत है, इसके बाद जैव बल मूलदाव, जैव बल सिद्धांत और मूलदाव सिद्धांत, और भौतिक सिद्धांत। जैव बल सिद्धांत और मूलदाव सिद्धांत और भौतिक सिद्धांत, अलग अलग वैज्ञानिकों ने इसके बारे में अलग अलग बताया है।
तो ये अलग अलग कार्य करता है। मूल दाब के बारे में भी और जैव बल के बारे में अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग सिद्धांत दिया कि बल कार्य करता है, इसमें स्पंदन होता रहता है। सर जेसी बोस, जगदीश चंद्र बोस है जो इन्होंने बताया, इसमें स्पंदन होता है, पौधों में स्पंदन होता रहता है, पौधों की कोशिकाओं में स्पंदन होता रहता है और स्पंदन के द्वारा जल एक स्थान से कोशिकाओं के द्वारा दूसरी कोशिकाओं में ये जाता रहता है। तो स्पंदन पे इन्होंने कार्य किया, इन्होंने पाद वृद्धि के लिए भी कार्य किया था, पौधे की वृद्धि करते हैं इसमें भी किया कार्य। लेकिन ये यहाँ पर इन्होंने जैव बल सिद्धांत बताया है और इसके रूट दाब, मूल दाब बताया है कि रूट में एक विशेष प्रकार का दाब होता है 2 mm Hg, 2 mm Hg होता है, जिससे 10-15 फुट तक जल चढ़ जाता है। ये वैज्ञानिकों ने बताया कि मूल दाब के द्वारा भी। लेकिन ऊंचे पौधों में यह सिद्धांत लागू नहीं होता है, यह सूक्ष्म छोटे पौधों में 10-12-15 फुट तक ही ये मूल दाब के द्वारा चलता। मुख्य है भौतिक सिद्धांत, इसमें इंपोर्टेंट पॉइंट है। भौतिक सिद्धांत में क्या है, ये डिक्सन जॉली ने दिया था, वैज्ञानिक का नाम है डिक्सन एंड जॉली। डिक्सन जॉली ने जो सिद्धांत दिया उसमें क्या है, इनका जो टॉपिक है इनका, उसका नाम है बाष्पोस, मैं यहाँ लिख दे रहा हूं इसको, बाष्पोत्सर्जनाकर्षण सिद्धांत, डिक्सन जॉली ने दिया। बाष्पोत्सर्जनाकर्षण सिद्धांत। इन्होंने 2 बातें बताई, दोनों का मेन पॉइंट समझे। एक तो पर्णरंध्र पत्ती में पाए जाते हैं, पत्री में पर्णरंध्र पाए जाते हैं, जिस पर्णरंध्र के द्वारा पत्ती से बाष्पोत्सर्जन होता है, पत्ती के द्वारा बाष्पोत्सर्जन होता है। मैंने पहले बताया, चित्र के द्वारा बताया, तो इससे जल बाहर निकलता रहता है। तो माने कि एक बूंद, ध्यान से समझेंगे, एक बूंद जल के पत्ती के मार्जिन पर आई, किनारे पर आई और यहाँ पर ये इसको हवा के संपर्क में हुई और हवा के द्वारा ये बूंद हट गई, तो इसको दूसरी बूंद ने इसने स्थान ले लिया। कैसे, जल की बूंदें आगे गति करती रहती है तो एक बाष्पोत्सर्जन का एक खिंचाव उत्पन्न हो जाता है। बाष्पोत्सर्जनाकर्षण ये बल कार्य करता है बाष्पोत्सर्जन के द्वारा। दूसरा पॉइंट है इसमें आसंजन, आसंजन और संसंजन बात। दो विपरीत अणुओं के बीच में बल कार्य करता है उसे आसंजन कहते हैं, और समान पदार्थ के अणुओं के बीच कार्य करता है उसे संसंजन कहते हैं। तो संसंजन क्या है, जल के अणुओं में एक बल कार्य करता है, उसे कहते हैं संसंजन बल। एक बूंद और दूसरी बूंद एक बल के द्वारा जुड़ी रहती है, उसे संसंजन बल कहते हैं। तो संसंजन बल के द्वारा ये जुड़ी रहती हैं और एक बूंद आगे चलती है तो दूसरी उसकी सहायता करती है। तो ये मुख्य इसका सिद्धांत क्या है, ये डिक्सन जॉली ने सिद्धांत दिया था, ये मान्य है कि कुछ तो पर्णरंध्र के द्वारा जल बाष्पोत्सर्जन के रूप में पत्तियों से बाहर निकलता है, कुछ जो जल का जो संसंजन बल है उसके द्वारा जल जुड़ा रहता है। इस प्रकार से ऊंचे पौधों तक जल चढ़ जाता है। तो ये मेन इसका ये सिद्धांत है, डिक्सन और जॉली का सिद्धांत। इसके द्वारा यह संसंजन बल, बाष्पोत्सर्जनाकर्षण और संसंजन बल कार्य करता है। इसके द्वारा पेड़ पौधे गति करते हैं। अरे शैलेंद्र जी,
तो उन्हें बुलाना, लड़कों बुलाना हो रहा था, लड़कों बुला दो, टॉपिक पूरा हो रहा है। बुला दो उनको। संजन पाल इसके द्वारा बोल देना उनको एक बार आ जाए। एक तो वास्तु सृजनाकर्षण वास्तु सृजन के द्वारा होता है, दूसरा पॉइंट है संसर्जनवाद करता है। इसके द्वारा इसमें दोनों ही बल एक साथ कार्य करते हैं, जिससे वास्तु सृजन के द्वारा और ये संसर्जन बल के द्वारा जब चढ़ता रहता है। और इसीलिए इसको मुख्य सिद्धांत है डिक्सन और जोली का सिद्धांत। इसी सिद्धांत के बाद क्वेश्चन बचते हैं। ये अवशोषण और रसारोहण का चैप्टर ये यहाँ पर कंप्लीट होता है, और क्वेश्चन हो तो बाद और बताते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।